मानना कोई भी इतनी भोली कौम है कि दुनिया में इससे भोली कौम कोई पाई नहीं जाती। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं भी स्कूल में पैदा हुआ हूँ, हालांकि ये मेरे वश में नहीं था, मैं इस पर कोई गर्व तो करता नहीं हूँ, लेकिन हुआ हूँ तो अपने भोलेपन के तो गीत में भी गाता हूँ। हम कितने भोले हैं एक सबूत देता हूँ, चलो इसने याद दिला दी, वरना मैं बीच में भी बोलने वाला नहीं था। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात थोड़ा ही है, कई बार मेरी नहीं हुई, कई बार क्या एक बार भी नहीं हुई? नहीं एक बार भी नहीं, सचमुच नहीं हुई। एक तो मैं जाट, दूसरे में कवि हो गया। उन्होंने कहा कि वो तो सचमुच मैं प्रोफेसर बन के गया मुजफ्फरनगर, पहले बार तो वहाँ जाटों का इलाका, पूरा मुजफ्फरनगर जाटों का है। तो जो आता था वो ये सोचता था कि ये अब तक शादी क्यों। मैं 23 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गया था, तो तभी मुझे किसी ने याद दिलाया कि ये भोली कौम है। मैं उस पर एक बात बता रहा हूँ आपको, फिर कविताएं सुनाऊंगा। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, तो दोस्तों ने कहा भाई तो ऐसा कर, देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट नहीं करते देवी की पूजा। तो उससे अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले। जाट छुटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन उसे समझाया, जाट तो भोला भाला, बहुत भोला। कितना भोला, मैं आप सबूत सुनना चाहो तो सबूत दे सकता हूं। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के, मुजफ्फरनगर के जाटों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी के, लाली मुंह मीठा करो, लाला मुंह मीठा करो। लोगों ने पूछा जी क्या हो गया? बोले घनी बड़ी बात हो गई, मुंह मीठा करो। बोले जी हुआ क्या? होना के था, घनी बड़ी बात हो गई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोली कौन, भोलापन, भोलेपन में ऐसे ही बोलते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए पंडित जी ने समझाया तो मान गया, लेकिन इस शर्त पे माना कि पंडित जी आप साथ चलोगे पूजा कराने। पंडित जी को दक्षिणा चाहिए थी, मिल गई। वो पूजा कराने साथ गए, मंदिर पहुंचे हनुमान जी के। पंडित जी, अच्छा जाट गया उस दिन, जिस दिन उसने अपने खेतों में हल जोता, बैलों को साथ लिया। पंडित जी से बोला पंडित जी आज टाइम है, चलो मेरे साथ पूजा करा दो। बैलों को लेकर पंडित जी पहुंच गए जाट को हनुमान जी के मंदिर में। पूजा जैसे जैसे पंडित जी कहे उन्होंने की, अंत में बोले घंटी बजा। बोले बैलों की रस्सी आप पकड़ लो। अब बैलों की रस्सी लेके घंटी कैसे बजाएं चौधरी साहब? बैलों की रस्सी पकड़ा दी पंडित जी को, उसने घंटी बजा दी। घंटी बजते ही बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब आनंद लेना, पूरा सदन ठहाके लगाना। ये अरे साहब मेरी तो हुई नहीं तो मुझे क्यों पहना रहे हो? इसी चक्कर में कि यही सही। आनंद लेना साहब, आपको लगे जोरदार ठहाका आपके भीतर से आनंद प्रकट होता है तो पूरा सदन आनंद ले। मैं इनको इसलिए बता रहा हूं ये कि जो ये प्रभाव डाल गए बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के, मैं इस प्रभाव को नष्ट करना चाहता हूं। इतना जम रहे अमित भाई, मनवीर भाई, ये भाई, मोनिका जी, जब इनको मालूम था कि हरिओम पवार आया है, इनको जमने की क्या जरूरत थी? बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई, घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो पंडित जी फंसे हुए थे, हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, पीछे पीछे पंडित जी भी भागे। अब आगे दृश्य ये है, दृश्य का आनंद लेना। आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझ गया। देवी बोली पंडित जी कहाँ भागे जा रहे हो सुबह सुबह? पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। उस कविता को मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आज का कविता पाठ पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मुख्यमंत्री आई थी जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को पब्लिकली आतंकवादी कहा था। चंद्रशेखर आजाद के नाम के विद्यालय का पत्थर हटाकर किसी और के नाम का लगाया। एक पत्रकार ने शिकायत की तो घूम के गुस्से में बोली कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। और इससे भी दुख की बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया तब वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी।
मैंने भानु प्रताप शुक्ल का लेख पढ़ा तो मैंने सोचा 2-3 दिन में भाजपा वाले माफी मंगवाएंगे, लेकिन कोई बोला ही नहीं। मैं उन दिनों अटल जी अडवाणी जी से मिल लिया करता था, मेरे दोनों बहुत प्रिय श्रोता रहे। मैं शिकायत लेके उनके पास गया कि आपके समर्थन के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहेगी। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेकर जनता के बीच बोलने जा रहा हूं। और मैं बोलने के लिए निकल गया, क्योंकि आज आपने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया तो आपका वो मन, आपका वो एहसास। नरेंद्र जी के पिताश्री बैठे शायद, केशव जी चले गए, नहीं है पीछे। उनको देखते ही और जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि मैं भी जानता हूँ उनको कविता लिखने का शौक था नरेंद्र जी को, और उनके मृत्यु के बाद उनके कमरे में जो सीडीज मिली, कैसेट्स मिली, और उसमें मेरी कविताओं की सीडी भी मिली। मुझे भी वो कभी कभी सुनते होंगे, इसलिए तो मैंने एक कविता लिखी, और केवल इसलिए लिखी कि मैं देश की राजनीति से अनुरोध करता हूं, आप मत करो शहीदों का सम्मान, कम से कम उनका अपमान करने की हिम्मत मत करो, उनका अपमान मत करो। कविता सुनिए मन से। इसके बाद मैंने एक शहीदों पर कविता लिखी है जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। शहीद परिवारों के सम्मान में मैं उसको पढ़ूंगा, तब कब सम्मेलन समाप्त करेंगे। ये भी बंद, ड्रोन बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए भैया, फोटोग्राफी को। इन लोगों ने कोशिश तो बहुत की कि दिन छिप जाए, अंधेरा हो जाए, पमार जी का नंबर देर से आए ताकि हमें ना सुनना पड़े ज़्यादा। 5:15 बज रहे हैं। मन तो हो गया। ताजश्री बैठ जा प्लीज, अगर जाना आवश्यक हो तो निकल जा। देखिए मैं एक बहुत जरूरी कविता सुना रहा हूँ। मुझे मनवीर ने कहा कि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस विषय पर ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार के एक व्यक्ति ने बोला और बाकायदा पूरे देश में विरोध किया। मैं चाहता हूं उस कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर आधारित है। स्वागत। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम भेजता हूँ। अगर किसी कवि सम्मेलन में संत आकर बैठ जाए तो उस कवि सम्मेलन की गरिमा अपने आप बहुत बढ़ जाती है। जिन संतों को सुनने के लिए हम जाते हैं, वो संत हम जैसे साधारण कवियों को सुनने आ जाए तो इसका अर्थ ये है कि कविता के पास कुछ तो होगा, कुछ तो कविता के पास बचा होगा अभी। हालांकि हमने काफ़ी ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ तो बचा होगा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। बेटे बैठो, बैठ जाओ, क्यों उठ रहे हैं आप? देखो, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं। कानपुर के कवि हैं हमारे बहुत बड़े, उन्होंने लिखा, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खरीदे, खेले और तोड़ भी दे, जैसे कोई नौजवान लड़की किसी बच्चे को जन्म दे और छोड़ भी दे। मन से सुन लीजिए कविता। देखिए प्रिंसिपल साहब का बहुत, उनका मन किस तरह से रहा होगा। इतने छोटे अंचल में ऐसा कार्यक्रम कर लेना मेरे लिए तो ये एक अद्भुत सी अनुभूति है, और इसलिए बहुत खुश भी हूँ कि मैं 11 महीने बाद बाहर निकला तो एक उस कार्यक्रम में आया जो कार्यक्रम मंदिर के तरह पवित्र जैसा है। तीर्थों का सम्मान जहाँ, शहीदों का सम्मान जहाँ है। मैंने मनवीर से कहा मैं भूलूंगा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अमित ने और ज़्यादा सहारा दिया कि मैं बता दूंगा जहाँ आप भूलेंगे। 11 महीने बहुत लंबा समय होता है कि मैंने कभी गाया नहीं, किसी दिन प्रोग्राम किया नहीं, लेकिन 11 महीने बाद मैं आप जैसे अच्छे लोगों के साथ हूँ, इससे अपना सौभाग्य मानता हूँ। सुनिए, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। 2 पंक्तियां समझ कर दाद देना। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं,
उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। यहाँ से कविता शुरू करता हूँ। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। ध्यान देना, मैं तो रोया था लिखते समय, आपको कैसा लगेगा मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर। सलूट करता हूं सवाल, वाह वाह वाह, मेरे प्रणाम पहुंचे आप तक। ग्रामीण अंचल में महानगर से अच्छे, पहली बार यह महसूस हुआ कि महानगरों में केवल धन कविता सुनता है और इन ग्रामीण अंचलों में मन कविता सुनता है। ये मेरा, मैं ये एहसास लेके जा रहा हूँ आपके पास। बहुत 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 अनुभूति मेरी। मनवीर, तुझे छोटे भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे जिद करके यहाँ ले आया, जिद करके ले आया। गाली की भी कोई सीमा है, कोई जुड़ना, गाली की भी कोई। ये बच्चे या तो चले जाएं, बच्चे बात नहीं करें बस। फिर भी बहुत अच्छा अनुशासन है। विद्यालयों में अनुशासन कहाँ होता है? जी भाई साहब। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा। मंगल वाह, कविता का सौंदर्य ये है, जब गाली मिली होगी चंद्रशेखर आजाद को, शहीदों की आत्मा ने सुनी होगी, उन शहीदों की आत्मा पर क्या गुजरी, ये कविता का सौंदर्य बोध है। आपका बहुत प्यार मांगता हूं सुनने। कोई सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। और साहब जब बताई दिया कि मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूं, तो जाटों को गुस्सा बहुत आता है बिना बात, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। दुनिया में सारी बीमारी इसलिए है कि लोगों के दिलों में दिमाग आ गया। अगर लोगों के दिमाग में दिल पहुंच जाए तो सारे संसार की समस्या समस्या है। क्रोध मुझे भी आता है, मुझे भी आया था। इस घटना को सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया था। मैं उस क्रोध को कैसे दिखा सका? अगर आपको लगे कि इस जाट कुल के किसी बेटे को ये क्रोध ऐसे ही दिखाना चाहिए था, तो मैं ऐसी तालियां सुनना चाहता हूं जो मुझे याद रहें। 11 महीने से तालियां नहीं सुनी हैं, मैं अगले 11 महीने तक आपकी तालियों की गूंज अपने कान में महसूस करता रहूं। इतना प्यार चाहता हूं। 4 लाइन सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद
गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद शेखर बाजू जी के, शायद तब शेखर जी के भी बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ एक बार, क्या बात, जिंदाबाद। शेखर महायज्ञ का नायक। आश्चर्य सचमुच ये है कि मैं 11 महीने बाद गा रहा हूं, हालांकि गलतियां कहीं कहीं हो रही हैं, मुझे पता चल रहा है, आपको तो पता चल नहीं रहा होगा क्योंकि इसने इससे पहले मुझे गाते देखा नहीं है। भगवती प्रसाद जी ने यूट्यूब पर सुन रखा है, तो उतना अच्छा मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत मन दे रहे हैं, सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव। एक आधी मिनट में बताता हूँ शेखर क्या थे, आपने कुछ भी कह दिया उनके लिए। मैंने जब शेखर पर लिखा तो मैंने बहुत पढ़ा, 2 बातें वो बताने जा रहा हूं आपको जो आपने कहीं कभी सुनी नहीं होंगी। 700 लोग अंग्रेजों ने इसलिए नौकरी पर रखे हुए थे कि वो चंद्रशेखर आजाद को पहचान लें। पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी अंग्रेजों ने। और एक बात आपको वो बताने जा रहा हूं जो दुनिया के क्रांतिकारियों के इतिहास में केवल और केवल चंद्रशेखर आजाद के नाम से जुड़ी है। इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आजाद। माता पिता रहते थे भावरा, एक जगह है झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश में, वहां रहते थे, गरीब थे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बैंक ये खजाने लूटती थी सरकारी, आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए। एक दिन किसी ने आकर ये कहा कि चंद्रशेखर, जो पैसा तुम लूटते हो वो तुम्हारे संदूक में रहता है, इसकी चाबी तुम्हारे पास है, तुम जानते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप के पास खाने को रोटी के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप भूखे मरने के कगार पर हैं, कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद, एक पल को उनकी आंखें लाल हुईं और लाल आंखों से बोले कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को खाना नहीं खिला सको तो आके बताना, मैं किसी दिन आऊंगा रात के अंधेरे में और अपने माँ बाप के सीने में अपनी पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। उसको आतंकवादी बताएगी राजनीति, उसको। तब सुनना, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी। और कोई भाजपा के यहाँ हो तो बुरा भी माने तो माने, जब मैंने अटल जी को और अडवाणी जी को बुरा मनवा दिया तो आप क्या है? लेकिन मेरी ईमानदारी देखना, ईमानदारी, जो भारत माता की जय के इनके समर्थन से थी, इसलिए मेरा इन पर गुस्सा ज्यादा है क्योंकि ये राम का नाम ज्यादा लेते हैं। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और 2 लाइन और पढ़ता हूं, दाद दो तो हिम्मत से देना, मैंने हिम्मत से लिखा है और जब वो मुख्यमंत्री थी तभी लिखा था, जब उनसे सब डरते थे, अब तो कौन डरे उनके सिवा। मैंने तभी लिखा था, सुनिएगा। इस घटना पर चुप बैठे थे, समर्थन चाहता हूं पूरा सदन का, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे भारत। आप शुद्ध कविता सुनना, शुद्ध कविता, थोड़ी सी देर, 1 मिनट। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आज़ादी के लिए जवानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मैं उनका स्थान बता रहा हूं और तुम्हारा तो सबको पता है ही। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नाकानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा